देखो, हमारे एग्जाम का नोटिफिकेशन तो आ चुका है। और जब नोटिफिकेशन आ गया है तो अब फॉर्म फिलअप भी कर लेना चाहिए आप लोगों को, मेरा ये मानना है। ठीक है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फॉर्म फिलअप कर लोगे तो उतना बेहतर रहता है। फिर आपको आपके पसंद का मिल जाता है। सेंटर वगैरह मिलने में आसानी हो जाती है। ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, आज की हम बात करते हैं चेक करके चीज़ों से। कल की क्लास में हम लोग जिन चीज़ों की बात कर रहे थे उसमें हम बात कर रहे थे टीचिंग मेथड्स की। टीचिंग मेथड की जब हम बात करते हैं, हमारे पास कई तरह के मेथड्स होते हैं, इसमें से कुछ मेथड की चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम उसके आगे बात करेंगे। डिस्कशन तक की चर्चा कल हो गई थी और आज जो हम चर्चा करेंगे वो किसकी करेंगे? आज आज हम चर्चा करेंगे आपको उसके बाद के जितने मेथड्स हैं उनकी। डिस्कशन के बाद अगला है सिनेरियो बेस्ड। अब सिनेरियो बेस्ड टीचिंग क्या होती है? तो जब भी आप देखोगे किसी स्पेसिफिक सिनेरियो को लेकर क्लास में जब बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है तो उसे सिनेरियो बेस्ड टीचिंग कहते हैं। ठीक है। और ये बहुत ही एक तरह का प्रोजेक्ट मेथड ही समझ लो, इसमें भी एक तरह का प्रोजेक्ट का सिस्टम ही होता है। ठीक है। इसमें आपके पास कुछ थोड़ा सा इसके बारे में अगर आप लोग नोट डाउन कर लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इससे मैंने आपको बताया कि काफी हद तक प्रोजेक्ट टाइप का होता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में लिख लो। इट इज मेनली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ ट्रेनिंग। Is mainly used in the field of training where where the learners meet where the learners meet realistic challenges and get realistic feedbacks realistic feedback as they progress since everything that happens reflects the learner's choices. Since everything that happens reflects the learner's choices. सर एक बार रिपीट कर दो प्लीज, फीडबैक से। Scenario based teaching learning is used in trainings। देखो चेंज लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। इज यूज मेनली यूज इन ट्रेनिंग where where learners meet realistic challenges and get realistic feedbacks get realistic feedback as they progress since that happens everything that happens reflects the learner's choices. Unlike other e-courses, where where the learners
passively absorbs information. The learner passively absorbs the learner passively absorbs information by reading a text and taking a test afterward afterwards in in scenario based teaching learning system. In scenario based teaching learning system, the learners actively participate in the process from the very beginning. तो बेसिकली सिनेरियो बेस्ड में क्या होता है कि आपको एक सर्टेन सिनेरियो में, एक सर्टेन स्थिति में डाला जाता है और फिर आप उस स्थिति से कैसे निकलते हैं यह देखा जाता है। ठीक है, यानी आपको अलग अलग स्थितियों में अलग अलग रियल लाइफ चैलेंजेस को देकर आप किस तरह से उन चीजों को, उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं यह देखा जाता है और इसके माध्यम से आपको टीच किया जाता है। तो ये भी काफी हद तक आपको प्रोजेक्ट मेथड के टाइप का ही होता है, लेकिन यह ट्रेनिंग में ज्यादा यूज होता है क्योंकि ट्रेनिंग में क्या होता है, आपको एक सिचुएशन दी जाती है, सिचुएशन में रख के आपको ट्रेन किया जाता है। ठीक है, क्लियर है चीज? क्लियर है गाइस? यस सर। ठीक है, अगला पॉइंट है केस स्टडी। केस स्टडी किसे कहते हैं बताओ? केस बेस्ड स्टडी किसे कहते हैं? केस स्टडी क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है आप सब लोग बता पाएंगे। मैं आपको 4 जगहों के नाम बता रहा हूं, ठीक है? आपको ये बताना है कि कहाँ चाय का उत्पादन नहीं होता था। एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं भी है। कहाँ चाय का उत्पादन नहीं होता था? नहीं होता है नहीं पूछा है, मैंने पूछा नहीं होता था। 4 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। पहला ऑप्शन है आपके पास उत्तराखंड, ठीक है? दूसरा ऑप्शन है नीलगिरी, दूसरा ऑप्शन है नीलगिरी, ठीक है? तीसरा ऑप्शन है असम और चौथा ऑप्शन है हजारीबाग, झारखंड। आपको यह बताना है कि कहाँ चाय की खेती नहीं होती थी, ये बताओ। सर हजारीबाग झारखंड। मैंने नहीं पूछा कि नहीं होती है, मैंने पूछा नहीं होती थी। और एक ऑप्शन आपके पास है इनमें से कोई नहीं। देखो जितने जगहों के मैंने नाम लिए ना वो सारी जगहें चाय से संबंधित हैं। आजादी के समय झारखंड, मैंने उसमें बिहार हुआ करता था, बिहार भी चाय का निर्यातक था, वहां से भी चाय एक्सपोर्ट होती थी क्योंकि हजारीबाग का जो क्षेत्र था वहां पे चाय के बागान हुआ करते थे। लेकिन आज वहां आपको चाय की एक पत्ती, एक पौधा चाय का नहीं मिलेगा। आखिर ऐसा क्या हुआ जिस कारण से कि वहां से चाय की खेती खत्म हो गई? ऐसी कौन सी घटना हुई जिसके कारण वहां से चाय की खेती खत्म हो गई?
देखो हुआ क्या, वहां पे चाय के बागान हुआ करते थे। गाइस जस्ट अ मिनट। सॉरी गाइस। तो हुआ क्या कि आजादी के समय हजारीबाग से भी चाय एक्सपोर्ट होता था। उस समय जो है हजारीबाग से चाय एक्सपोर्ट होता था। उस समय हजारीबाग से चाय एक्सपोर्ट होती थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अब वहां से चाय की खेती खत्म हो गई। अगर हम इसकी स्टडी करें तो देखो हुआ क्या, चाय की खेती के लिए एक खास तरह का मौसम जरूरी है। निश्चित मात्रा में बारिश होनी चाहिए। सालों भर तापमान जो है वो 25 डिग्री के आसपास होना चाहिए। और ये दोनों चीजें तभी संभव है जब वहाँ जंगल हो। तो पूरा एरिया बहुत ही घने जंगलों से घिरा हुआ था। यूं कहो कि वो पूरा एरिया उस समय एक तरह के रेन फॉरेस्ट से घिरा हुआ था, वर्षा वनों से घिरा हुआ था। ठीक है। अब लोगों ने अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा ये बताओ। चाय बागान से प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा? जितना बड़ा चाय बागान उतना उतना ज्यादा प्रॉफिट, यही होगा ना। इसके लिए लोगों ने क्या किया, उन्होंने अपने चाय की खेतों को बढ़ाना शुरू किया। अब चाय की खेत कैसे बढ़ेंगे, चाय के बागान कैसे का साइज कैसे बढ़ेगा, ये बताइए। चाय की बागान का साइज बढ़ाने का क्या ऑप्शन है बताइए। बोलो। चाय की बागान का साइज बढ़ाने का एकमात्र तरीका ये है कि उसका एरिया बढ़ाया जाए। और एरिया कैसे बढ़ेगा, जंगलों को काट के। तो वहां पे क्या हुआ, जंगल काटे गए। जंगलों के कटने से क्या हुआ, जहां जंगल कटे, डिफोरेस्टेशन हुआ। तो डिफोरेस्टेशन का सबसे बड़ा असर किसके ऊपर होता है, वाटर साइकिल के ऊपर, जल चक्र के ऊपर। तो वहां पे सबसे पहले क्या खत्म हुआ, वर्षा खत्म हुई। वर्षा खत्म हुई तो जंगल भी खत्म हुए। तापमान में परिवर्तन हुआ। और वर्षा खत्म होने का मतलब ये है कि चाय के बागान आपके खत्म हो गए। ठीक है। तो अगर आपसे यह कहा जाए कि हजारीबाग में डिफोरेस्टेशन का वहां के चाय बागानों के ऊपर क्या असर हुआ, इसका अध्ययन कीजिए। तो इसे हम क्या कहेंगे, केस स्टडी। केस स्टडी का सिंपल मतलब होता है कि किसी इवेंट का, किसी घटना का, किसी व्यक्ति या किसी समूह या किसी इंडिविजुअल के ऊपर क्या असर होता है, इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, केस स्टडी कहते हैं। क्लियर है। तो केस स्टडी में क्या किया जाता है कि बच्चों को एक सिचुएशन दी जाती है, एक घटना बताई जाती है। उस घटना का क्या असर पड़ा है इसका अध्ययन करने के लिए उनसे कहा जाता है। समाज के ऊपर, जंगल के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर उस घटना का क्या असर पड़ा है इसका अध्ययन करने के लिए जब कहा जाएगा तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, केस स्टडी कहेंगे। इसमें कोई डाउट? गाइस इसमें कोई डाउट बताइए। नहीं है ना। चलिए, कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट है तो बताइए, आगे चलें। यस गाइस सर। आगे चलें। ठीक है।
केस स्टडी के बाद अगला है कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग में क्या होता है कि बच्चे आपस में मिल के पढ़ते हैं। जब बच्चे आपस में मिल के पढ़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? कोलैबोरेटिव लर्निंग कहते हैं। यानी कोलैबोरेशन के द्वारा एक दूसरे से मिलजुल के जो पढ़ना होता है, उस चीज को हम क्या कहते हैं? कोलैबोरेटिव लर्निंग कहते हैं। तो जिसे हम कह सकते हैं कि बच्चे जब ग्रुप में पढ़ते हो तो उसे हम क्या कहेंगे? कोलैबोरेटिव लर्निंग कहेंगे। ठीक है। अगला है इंक्वायरी बेस्ड। अब इंक्वायरी बेस्ड जो लर्निंग होती है, इसको हम आसानी से एक स्पेसिफिक नाम दे सकते हैं। ठीक है। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ह्यूरिस्टिक्स। ह्यूरिस्टिक्स में क्या होता है बताइए? ह्यूरिस्टिक्स में क्या होता है बताइए? नाम सुना है? सर जागरूक होना, मतलब किसी के प्रति रुचि रखना। नहीं। चलो अब मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ आगे बढ़ने के पहले। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष का नाम बताइए। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष जो थे उनका नाम बताइए, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फर्स्ट जो अध्यक्ष थे उनका नाम बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो दूसरे व्यक्ति थे जो अध्यक्ष बने। डॉक्टर अंबेडकर कभी भी संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे, केवल ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। उस कमेटी में और भी लोग थे। तो ऐसी बहुत सारी कमेटियां थी, तो बहुत सारी कमेटी में से एक कमेटी के हेड डॉक्टर अंबेडकर थे। डॉक्टर नेहरू कभी नहीं थे। तो बताइए, हु वाज द फर्स्ट पर्सन हु हेडेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? चलो एग्जाम का डेट पास में आ चुका है, तो मैं आप लोगों के एक काम देता हूँ। ठीक है। आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा नाम सुना है? आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है। यानी लगभग 150 से 200 वर्ड लिखने हैं, और लिख के आप लोगों को भेजना है मुझे। कर लोगे आप लोग? जी सर। डॉक्टर सिन्हा जो थे वो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के पहले हेड थे। तो काम कर लोगे आप लोग, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। बताइए। सर यस। हो जाएगा? जी सर। ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने अभी क्या किया है बताओ? सर आपने हमें पैराग्राफ लिखने के लिए दिया सच्चिदानंद सर। मैंने आप लोगों को बिना कोई ज्यादा जानकारी दिए एक टॉपिक पे काम करने के लिए बोल दिया। केवल बेसिक जानकारी देखिए कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बाकी उस पर आपको खुद से स्टडी करनी है। ठीक है। क्लियर है ये चीज? श्योर है? तो जब टीचर इस तरह से टीचिंग करता है तो इसे हम ह्यूरिस्टिक्स मेथड कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? ह्यूरिस्टिक्स मेथड कहते हैं। क्लियर है सबको? नोट डाउन कर लो। The word heuristics is derived from the word heurisis. The word heuristics is derived from the word heurisis. ठीक है? Which means which means to search,
which means to search, यानी खोजना. ठीक है, to search यानी खोजना. In this method, the teacher tells minimum about the topic, and the students has to learn by themselves without taking any help either from the teacher or from the institution. Either from the teacher or from the institution. Either from the teacher or from the institution. तो ह्यूरिस्टिक्स में क्या होता है कि यहाँ पर शिक्षक जो होता है वो छात्रों को बहुत कम बताता है और फिर उन्हें खुद से सीखने के लिए फ्री कर देता है कि तुम लोग खुद से इस विषय पे सीखो. ठीक है, और सीखने में उन्हें छात्रों को शिक्षक या संस्थान की कोई सहायता नहीं लेनी होती. तब इसे हम क्या कहते हैं? ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं. ठीक है, क्लियर है सबको? नेक्स्ट वन, प्रॉब्लम मेथड. प्रॉब्लम मेथड छोड़ देते हैं, उस पर क्वेश्चन नहीं आने वाला है. प्रोजेक्ट मेथड. नेक्स्ट वन इज प्रोजेक्ट मेथड. नेक्स्ट वन इज प्रोजेक्ट मेथड. द प्रोजेक्ट मेथड is very much similar to the heuristics. The only difference is that, note down, सुन लो ध्यान से, लिखना है तो लिख लो. The project method is very much similar to heuristics. The only difference is that in a project method, a guide is appointed to help the students during a study. To help the students during a study. ठीक है? The best example is the PhD work in India. The best example is the PhD work in India. PhD में क्या होता है? जो PhD होता है वो कौन सा एग्जाम्पल है? वो प्रोजेक्ट मेथड है. कोई डाउट? और जो समर वेकेशन में बच्चों को वर्क मिलता है ना, काम मिलता है, वह किसका एग्जाम्पल है? वह ह्यूरिस्टिक्स का एग्जाम्पल है. ठीक है, नेक्स्ट वन, जिसका नाम इसमें नहीं है उसे लिख लो. नेक्स्ट वन लिख लो, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन. फिल्में देखते हो? फिल्में देखते हो? ये बताओ. बताइए, आप लोग फिल्म देखते हैं नहीं देखते हैं?
आज कोई जवाब नहीं आ रहा है मेरे पास क्लास में, क्या बात है? नहीं सर, मेरा बराबर आएगा सर, निश्चिंत रहिए सर। फिल्में देखते हैं आप लोग? यस सर। हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं? हाँ सर। एक फिल्म आई थी आई रोबोट, देखिए? उसमें सर एक बच्चा होता है, उसके पापा रोबोट बनाते हैं, वो फाइट करते हैं, वाली वाली। नहीं। नहीं सर, तो फिर नहीं देखी सर। बहुत फेमस फिल्म है ये फिल्म। एक पुलिस वाले की कहानी है। एक पुलिस वाला होता है, फ्यूचर बेस्ड फिल्म है, फ्यूचर की फिल्म है। एक पुलिस वाला होता है और क्या होता है कि उसका एक्सीडेंट होता है। उस एक्सीडेंट में एक गाड़ी के साथ उसकी टक्कर होती है और एक रोबोट फिर उसे बचाने आता है। एक ऐसा टाइम की कहानी है जबकि रोबोट जो है वो घरों में काफी सारे काम कर रहे हैं। एक कंपनी रोबोट बनाती है और जो रोबोट्स है वह शहर के लगभग सारे काम रोबोट कर रहे हैं। हर जगह पे रोबोट जो है वो काम कर रहे हैं। और रोबोट जो है तीन सिद्धांतों पे काम करते हैं। पहला सिद्धांत है कि मनुष्य के जीवन को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। दूसरा सिद्धांत है मनुष्य की उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। और तीसरा, उन्हें मनुष्य की बातों को मानना है। तो इस पूरी फिल्म में बाकी सारी चीजें अलग हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं। इस फिल्म में एक सीन आता है कि फिर जब इसका एक्सीडेंट होता है तो इसके बाद इसका आधा शरीर डैमेज हो जाता है, पुलिस वाले का। तो इसका जो आधा शरीर डैमेज हो जाता है तो फिर उस आधे शरीर को रोबोटिक बना दिया जाता है। यानी आधा इसका मानव का शरीर है और आधा क्या है, रोबोट है। ठीक है। अब जो डॉक्टर इसकी जान बचाते हैं उनके साथ इसका बहुत ही क्लोज संबंध बन जाता है। एक तरह के मेंटर और स्टूडेंट का संबंध बन जाता है। गुरु शिष्य का संबंध समझ लो, पिता सन बेटे का संबंध समझ लो। इस तरह का संबंध उनके बीच में डेवलप हो जाता है। कुछ दिन के बाद अचानक से एक दिन वो जो साइंटिस्ट होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। जब वो उस डेथ की जांच, चूंकि पुलिस वाला है तो उसकी जांच करने पहुंचता है, तो वहां उसे एक प्रोजेक्टर मिलता है छोटा सा। उस प्रोजेक्टर पे क्लिक करता है तो उसमें से जो साइंटिस्ट हैं उनकी एक थ्री डायमेंशनल इमेज क्रिएट होती है। उस इमेज में क्या होता है, फिर वो पूछता है, वो जो 3D इमेज होता है, वो यह पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या जानना है। तो अब जो हमारे पुलिस वाले भाई साहब हैं या कुछ सवाल करते हैं, लेकिन वह जो 3 डायमेंशनल इमेज है इनके हर सवाल का जवाब नहीं दे पाता है। वह कहता है कि मैं केवल उन्हीं सवालों का जवाब दे सकता हूं जिन सवालों के जवाब मेरे पास फीड किए हुए हैं। जिन सवालों के जवाब क्या है, फीड किए हुए हैं। कई बार आप ऑटोमेटेड कॉल पे कॉल करते हो तो आपको केवल उन्हीं वही ऑप्शन मिलते हैं जो ऑप्शन ऑलरेडी वहां फीड किए हुए हैं। आपके हर सवाल का, आपकी हर समस्या का समाधान वहां नहीं मिलता है। वहां पर केवल उन्हीं समस्याओं का समाधान मिलता है जो चीजें वहां फीड की हुई हैं। मान लो आप किताब पढ़ रहे हो, तो किताब अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो या कोई गाइड पढ़ रहे हो, तो टेक्स्ट बुक या गाइड से आपको कितने सवालों के जवाब मिलेंगे? कि जितने सवालों के जवाब वहां पे गिवन है उतने ही मिलेंगे ना। तो अगर टीचर उपलब्ध है तो क्या होगा, आपकी हर तरह की जो समस्या है उस समस्या का समाधान मिल सकता है। ठीक है। तो जो प्रोग्राम लर्निंग है वो एक ऐसा मेथड है जिसमें बच्चों को उनके सभी सवालों के जवाब नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि उसमें बच्चों को केवल उन्हीं सवालों के जवाब मिल पाते हैं जो वहां पर फीड किए हुए हैं। जो क्या किए हुए हैं वहां पे, फीड किए हुए हैं। यानी जितनी जानकारी वहां उपलब्ध है केवल उतनी ही जानकारी बच्चे को मिल पाती है। उसके बियॉन्ड कोई दूसरी जानकारी नहीं मिल पाती, क्योंकि वहां पे कोई टीचर इन्वॉल्व नहीं होता है। प्रोग्राम लर्निंग का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वह है आपका कोरेस्पोंडेंस कोर्स। क्या है? कोरेस्पोंडेंस कोर्स है। क्लियर है? तो कोरेस्पोंडेंस कोर्स में आपको केवल आपके उन्हीं प्रश्नों के जवाब मिल पाते हैं जिन प्रश्नों के जवाब की आपके नोट्स में उस बुकलेट में गिवन है। ठीक है। क्योंकि वहां कोई टीचर उपलब्ध नहीं है जो कि आपके हर प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सके। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बच्चा अपनी पेस के अनुसार, उसके पास जितना समय है
वो उसकी जो अपनी एबिलिटीज हैं, उन एबिलिटीज और उस समय के अनुसार वो क्लास कर सकता है, स्टडी कर सकता है। नुकसान क्या होता है, क्योंकि टीचर उपलब्ध नहीं है तो बच्चे के हर सवाल का जवाब वहां नहीं मिल पाता। चलिए एक काम करते हैं, आप लोग दोबारा लॉगिन कीजिए, क्योंकि ठीक है, क्लास में एंड करो, आप लोग दोबारा लॉगिन कीजिए।